नमस्कार दोस्तों। इस व्याख्यान में हम प्रमाप विचलन भाग 4 के अंदर सतत श्रेणी के एक उदाहरण को प्रत्यक्ष विधि और लघु विधि द्वारा प्रमाप विचलन ज्ञात करने का तरीका समझेंगे। और इससे पूर्व के व्याख्यानों में जो कि प्रमाप विचलन से संबंधित थे, सबसे पहले आपने प्रमाप विचलन के परिचय और इनकी विधियों के बारे में विस्तार से जाना था। उसके बाद में व्यक्तिगत श्रेणी का एक उदाहरण लेकर दोनों विधियों द्वारा, प्रत्यक्ष विधि और लघु विधि द्वारा हल करने का तरीका सीखा था। और उसके बाद खंडित श्रेणी के एक उदाहरण को प्रत्यक्ष विधि और लघु विधि दोनों ही विधियों द्वारा प्रमाप विचलन ज्ञात करने के तरीके को भलीभांति समझा था। इसके बाद हमारा सतत श्रेणी का उदाहरण रह गया है और इसे आज हम पूरा कर रहे हैं। इसके बाद प्रमाप विचलन इसके साथ ही संपन्न हो जाएगा। हम सतत श्रेणी का इस प्रश्न के ऊपर गौर करते हैं। प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, निम्नांकित समंक श्रेणी से प्रमाप विचलन और इसका गुणांक ज्ञात कीजिए। और उसके बाद प्राप्तांक लिखे हुए हैं जो कि वर्गों में हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और विद्यार्थियों की संख्या लिखी हुई है 0 से 10 में 3, 10 से 20 में 6, 20 से 30 में 9, 30 से 40 में 7 और 40 से 50 में 5। इस तरह से कुल 30 विद्यार्थी है जिनको हम जोड़ेंगे। तब जब हम फ्रीक्वेंसीज की जोड़ करेंगे, विद्यार्थियों की संख्या जोड़ेंगे, तो पता चलेगा हमें कि कुल 30 विद्यार्थी थे जिन्होंने एक परीक्षा दी जो कि 50 अंक की रही होगी। और उसमें इन 30 विद्यार्थियों द्वारा अलग अलग जो प्राप्तांक हासिल किए गए हैं, अंक जो हासिल किए गए हैं, उनको वर्गों में इस तरह से विभाजित करके, बांट करके व्यवस्थित किया गया है। अब ये प्रश्न सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि इसमें वर्ग अंतराल भी है और साथ में फ्रीक्वेंसीज है। इसका मतलब ये सतत श्रेणी का अपवर्ज्य श्रेणी का प्रश्न है जिसको हम सीधे हल कर सकते हैं। कई बार इसी प्रश्न को घुमाकर केंद्रीय आकार या मध्य मान के साथ दे दिया जाता है, या फिर से कम और से अधिक के साथ में संचयी आवृत्ति चढ़ती हुई या गिरती हुई के रूप में दे देते हैं। तब हमारे साथ में ये समस्या उत्पन्न होती है कि पहले हम उस प्रश्न को अच्छी तरह से समझें, उसको अच्छी तरह से व्यवस्थित करें सतत श्रेणी में, उसके बाद में उसको हल करें। लेकिन इसमें सीधा सीधा दिख रहा है कि प्रश्न सतत श्रेणी का है और प्रमाप विचलन और उसका गुणांक ज्ञात करना है। लेकिन इसमें विधि के रूप में बांधा नहीं है। आप चाहें तो प्रत्यक्ष विधि के द्वारा हल कर सकते हैं और आप चाहें तो लघु विधि द्वारा इसको हल कर सकते हैं। हमें प्रैक्टिस के तौर पर दोनों विधियों से हल करना है। लेकिन परीक्षा में जब पूछा जाए तो यदि प्रश्न में दी हुई विधि है तो उसके अनुसार ज्ञात करना है, अन्यथा किसी एक विधि द्वारा हल करके उसे प्रमाप विचलन को या अन्य जो भी प्रश्न लिखा हुआ उसको ज्ञात करना होता है। अब हम चलते हैं इस प्रश्न के ऊपर। प्रश्न जो है वो सतत श्रेणी का अपवर्ज्य श्रेणी का है और जब भी सतत श्रेणी के अपवर्ज्य श्रेणी का प्रश्न होता है तो उसे सीधा हल किया जा सकता है, सरल प्रश्न के रूप में माना जा सकता है। तो सबसे पहले हमने इन प्राप्तांकों को और विद्यार्थियों की संख्या को इस तरह से कॉलम में जमा लिया और इस तरह से लिख दिया। प्राप्तांक हमारे वर्गों में दिए हुए हैं, इसलिए CI यानी क्लास इंटरवल यानी वर्गांतर के रूप में साथ में दे दिया, और जो कि ये आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद में इनसे संबंधित फ्रीक्वेंसीज यानी कि विद्यार्थियों की संख्या आवृत्ति के रूप में हमने लिख दी है। 0 से 10 के सामने 3, 10 से 20 के सामने 6। इस तरह से हमने इनको जमा लिया, व्यवस्थित कर लिया। उसके बाद जो हमारी प्रोसेस शुरू होती है प्रत्यक्ष विधि में प्रमाप विचलन ज्ञात करने के लिए हमें x बार की आवश्यकता होती है। इसलिए जो हमारी प्रोसेस शुरू होती है x बार ज्ञात करने की, और x बार ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हमारा जो सूत्र है प्रत्यक्ष विधि का, समेशन fx अपॉन n, यानी f और x का गुणा करके उसकी जोड़ में n का भाग देना। तो f हमारे पास में है लेकिन x नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये जो CI है क्लास इंटरवल है, इस क्लास इंटरवल के मध्यमान, प्रत्येक वर्ग के मध्यमान ज्ञात करके यहाँ पे लिख देंगे, एक अलग कॉलम बना देंगे और उसे हम x नाम देंगे।
ये 0 से 10 के बीच की संख्या 5 है, इसलिए 5 लिख दिया। फिर 10 से 20 की बीच की संख्या 15 है, इस तरह से 15। अर्थात हम वर्गांतरों के मध्यमान को ज्ञात करके मध्यमान का एक कॉलम बना लेंगे जिसे हम x नाम देंगे। और ये जो मध्यमान ज्ञात करने का तरीका मैंने पहले बता दिया है, फिर भी एक बार बता देता हूँ। यदि आपको सिस्टमेटिक तरीके से ज्ञात करना हो तो सूत्र होता है L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि छोटी सीमा प्लस बड़ी सीमा बटे 2। तो 0 में 10 का जोड़कर 2 का भाग दिया, 5 आया। 10 में 20 प्लस किए और 2 का भाग दिया तो 15 आएगा। इस तरह से हम इसको मध्यमान ज्ञात कर लेंगे और उसे x मान लेंगे। अर्थात अब हमारे पास में क्या हो गया, x आ गया, यानी जिसे हम मध्यमान कहते हैं, ये हमारे x के रूप में प्राप्त हो गया। अब हमारे पास में f भी है, तो अब हमारा क्या अगला कॉलम क्या बनेगा, हमें ज्ञात करना है x बार, जिसके लिए समेशन fx चाहिए, यानी f और x का गुणा। तो अब हम f और x का गुणा करते हुए यहाँ लिख देंगे। 3 और 5 को गुणा किया, आगे लिख दिया fx में, 15 हो गए। 6 और 15 को गुणा किया, 90 लिख दिया fx के कॉलम में। इस तरह से हम क्या करेंगे, प्रत्येक f और x का गुणा करते हुए उसके सामने वाले fx के कॉलम में लिख देंगे। और उसके बाद हमारा प्रोसेस, अभी तक का हमारा जो प्रोसेस हुआ है प्रमाप विचलन, अभी हमारे ज्ञात करने का स्टेप नहीं आई है। अभी तक हम केवल समांतर माध्य ज्ञात कर रहे हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि में समांतर माध्य से ही विचलन ज्ञात किया जाता है, इसलिए। तो अभी तक हमारा समांतर माध्य ज्ञात करने का प्रोसेस चल रहा है। x बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन एन। तो समेशन एफ एक्स यानी एफ एक्स की जोड़ जो है वो आ रही है 800, और n यानी कि फ्रीक्वेंसी की जोड़ है वो 30। तो 800 में 30 का भाग दिया तो उत्तर आया 26.67। अब ये जरा टिपिकल आ गया है, क्योंकि 26.67 इसका एग्जैक्ट आ रहा है 26.6666। तो हम लास्ट के डिजिट को 666 को 7 में बदल कर लिख रहे हैं, 26.67 आ रहा है। और अब मैं टिपिकल इसलिए कहा, जटिल इसलिए कहा, क्योंकि हम विचलन लेंगे समांतर माध्य से, और जब हम समांतर माध्य से विचलन लेते हैं x श्रेणी का और बिंदुओं में आ जाए यानी दशमलव में आ जाए, तो दशमलव आने पर प्रत्येक गणना दशमलव में आएगी। उसके बाद स्क्वायर करेंगे तो भी दशमलव में आएगी, और उसके बाद में स्क्वायर का विचलन के वर्ग के साथ में f का गुणा करेंगे वो भी दशमलव में आएगी। हर बार आपको कैलकुलेटर का उपयोग करना पड़ेगा। वैसे परीक्षा में जो ग्रेजुएशन की और एमए की परीक्षाएं होती हैं, एमकॉम की, बीकॉम की, उनमें सब में कैलकुलेटर अलाउ है, इसलिए आप, और सोशियोलॉजी में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसमें भी कैलकुलेटर अलाउ है, तो आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। फिर भी कैलकुलेटर से करने पर भी प्रत्येक संख्या दशमलव में है, इस कारण से थोड़ा सा जटिल लग रहा है। तो ऐसी स्थिति जब भी बनती है तो हम लघु विधि द्वारा हल करते हैं। लघु विधि में ऐसी समस्या नहीं उत्पन्न होती है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। हम चलते हैं 26.67 को हमने क्या माना, हमने ज्ञात किया ये समांतर माध्य। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया यहाँ से प्रमाप विचलन ज्ञात करने का, और यहाँ पे लिख देंगे x बार बराबर 26.67, और उसके बाद में इस x श्रेणी के साथ इसका विचलन ले लेंगे। तो 5 माइनस 26.67 होगा, ज्ञात करेंगे तो माइनस के 21.67 आएंगे। फिर बाद में 15 माइनस 26.67 है तो 11.67। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। और फिर लास्ट वाला है 45 माइनस 26.67 तो 18.33। इस तरह से हम पूरा ही एक्स श्रेणी का विचलन ले लेंगे एक्स बार के साथ में, एक्स माइनस एक्स बार विचलन का। यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि में विचलन यानी d इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार होता है। तो हमने ये पूरा ले लिया। उसके बाद क्या करेंगे हम, चूंकि हमें f और d का यहाँ गुणा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये सूत्र में कहीं पर भी हमको नहीं चाहिए, तो इसलिए स्टेप नहीं बढ़ानी है। तो हम क्या करेंगे, सीधा ही इस d को, जो ये कॉलम आया है, इसको स्क्वायर करते हुए, वर्ग करते हुए यहाँ पे लिख देंगे। अर्थात d का स्क्वायर करना है, वर्ग करना है। तो वर्ग कैसे होगा, -21 को -21.67 को -21.67 से गुणा किया तो 469.58 आया। माइनस माइनस ऑटोमेटिक प्लस हो गए, तो स्क्वायर करने पर प्लस माइनस भी प्लस में हो जाएंगे, सारे प्लस के बनेंगे। इस तरह से प्रत्येक विचलन को वर्ग करके उनके सामने लिख देंगे, जो हमें इस तरह से प्राप्त हो रहा है। उसके बाद अब हमारे पास में क्या आ गया है, डी स्क्वायर आ गया है,
और एफ हमारे पास में है। ये मैं इसलिए गोला कर रहा हूँ क्योंकि हमारा प्रमाप विचलन जो है वो ज्ञात करने के लिए प्रत्यक्ष विधि में सूत्र होता है समेशन एफ डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन। तो एफ और डी स्क्वायर का गुणा करेंगे तो एफ डी स्क्वायर एक्स हो जाएगा और इसकी जोड़ करेंगे तो समेशन एफ डी स्क्वायर एक्स हो जाएगी। और एम एन हमारा पहले से ही तय है, 30 पहले ज्ञात कर लिया हमने। तो ये जो एफ डी स्क्वायर एक्स है इस कॉलम को जोड़ करते हैं तो ये आ रहा है 4416.5 और उसमें n का भाग दे देंगे तो हो गया 30। तो 4416.5 बट्टे 30 अंडर रूट, फिर इसमें 30 का भाग दिया 4416.5 में तो आगे 147.22। अब इसका रूट निकालेंगे तो 12.13 उत्तर आ जाएगा। 2 डिजिट लिए हमने दशमलव के बाद में और उसके 3 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। अब दूसरा इसके साथ में क्या, ये तो हो गया हमारा प्रमाप विचलन। उसके बाद में प्रमाप विचलन गुणांक। तो गुणांक ज्ञात करने के लिए क्या होता है, जो ज्ञात किया बटा जिससे ज्ञात किया। अर्थात हमने प्रमाप विचलन ज्ञात किया, किससे ज्ञात किया है, समांतर माध्य को आधार मानते हुए ज्ञात करते हैं हम। इसका आधार ही केवल एक ही होता है, अर्थात प्रमाप विचलन बटा समांतर माध्य। तो प्रमाप विचलन 12.13 है, 12.13 और प्रमाप विचलन समांतर माध्य 26.67 है। तो 12.13 बटे 26.67 बराबर 0.454, ये हमारा उत्तर होगा। और प्रमाप विचलन का गुणांक हमें इस तरह से प्राप्त होगा। अब हम चलते हैं इस प्रश्न को लघु विधि द्वारा किस प्रकार से हल किया जाएगा। तो प्रश्न हमारे सामने था, निम्नांकित समंग श्रेणी से प्रमाप विचलन और इसका गुणांक ज्ञात कीजिए। प्राप्तांक 0 से 10 से लेके और 10-10 के वर्ग अंतराल के साथ में 40 से 50 तक है और विद्यार्थियों की संख्या 3, 6, 9, 7, 5 है। इसको हमने इस तरह से जमा लिया यहाँ पर। उसके बाद हमारा क्या होगा, उसके बाद यहाँ पे x बार ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है पहले। क्यों? क्योंकि x बार हम लघु विधि द्वारा ज्ञात करेंगे, क्योंकि लघु विधि द्वारा ही प्रमाप विचलन में ज्ञात कर रहे हैं तो लघु विधि द्वारा ज्ञात कर लेंगे। यदि हम प्रत्यक्ष विधि द्वारा इसमें समांतर माध्य प्रत्यक्ष विधि द्वारा ज्ञात करते हैं तो एक और एक्स्ट्रा कॉलम बनाना पड़ेगा। इस कॉलम से बचने के लिए ही हम क्या करेंगे कि समांतर माध्य को भी हम लघु विधि द्वारा ज्ञात करेंगे। और समांतर माध्य हमें क्यों चाहिए, क्योंकि प्रमाप विचलन गुणांक ज्ञात करना इसलिए चाहिए। इसलिए नहीं चाहिए कि हमें इससे विचलन लेना, हमें केवल प्रमाप विचलन का गुणांक ज्ञात करना है। उसके लिए प्रमाप विचलन बटा समांतर माध्य सूत्र होता है, इसलिए हमें समांतर माध्य चाहिए। इसलिए हम अलग से ज्ञात करेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा जो प्रक्रिया होगी वो बहुत सरल सी है। इसमें सबसे पहले जो वर्गांतर है उसका मध्य मान निकालते हुए यहाँ लिख देंगे और उसको x लिख देंगे। ये यहाँ तक की पूरी प्रोसेस प्रत्यक्ष विधि में और लघु विधि में सेम होती है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, प्रत्यक्ष विधि में x बार ज्ञात करते हैं, लेकिन यहाँ पे x बार ज्ञात नहीं करते हैं। हम यहाँ पे समांतर माध्य को एक मान लेते हैं कि यही हमारा माध्य होगा और उसे हम कहेंगे कल्पित माध्य, और जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एज्यूम मीन। इसलिए लिखा a बराबर 25 से विचलन, अर्थात x में से किसी ऐसे पद को जो कि बीच में आया हो और जिसकी आवृत्ति भी बड़ी हो तो उसे हम अपने मन से कल्पित माध्य मान लेंगे, एज्यूम मीन मान लेंगे और उससे पूरी x श्रेणी का विचलन ज्ञात कर लेंगे। तो हमने इसमें क्या माना है, a बराबर 25 यानी कि कल्पित माध्य 25 है और इससे विचलन ले रहे हैं हम। विचलन किसका होता है, x श्रेणी का होता है हमेशा ही, इसलिए x माइनस a हो जाएगा इसमें। dx इज इक्वल टू x माइनस a, विचलन बराबर x माइनस a, पद माइनस कल्पित माध्य। तो अब 5 माइनस 25 माइनस के 20, 15 माइनस 25 माइनस के 10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 प्लस के 10, इस तरह से हम x माइनस a कर लेंगे और ये पूरा कॉलम बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास में d आ गया, dx आ गया। अब ये जो dx है प्रत्यक्ष विधि में तो हमने इसको स्क्वायर किया था सीधा, लेकिन यहाँ पे हम स्क्वायर नहीं करेंगे। पहले हम इसको f के साथ में गुणा करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें समांतर माध्य भी ज्ञात करना है जिसके लिए समेशन f dx चाहिए और प्रमाप विचलन चाहिए। प्रमाप विचलन ज्ञात करना उसमें भी हमको सूत्र में समेशन f dx चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, dx के साथ में f का गुणा कर लेंगे और गुणा करके यहाँ पे लिख देंगे। अर्थात हम
ये जो गोला कर रखा है इन दोनों को हम आपस में गुणा करेंगे। एक f यानी कि आवृत्तियां और dx यानी कि विचलन, इनका गुणा करके f और dx का गुणा करके इस पूरे कॉलम में लिख देंगे। जैसे 3 और -20 का गुणा किया तो -60, इस तरह 6 और -10 का गुणा किया तो -60, इस तरह से ये हमारे पास में संख्याएं प्राप्त होती जाएगी। और उसके बाद क्या करेंगे, उसकी जोड़ कर लेंगे, प्लस प्लस को अलग रखे और माइनस माइनस को अलग रखे। जैसे प्लस के 170 हो रहे हैं, माइनस के 120 हो रहे हैं, तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस का 50 आएगा, जो कि हमारा समेशन एफ डी एक्स होगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं और क्या करेंगे, हम ये जो एफ डी एक्स है इसको डी एक्स के साथ में एक बार गुणा और कर लेंगे, जिससे एफ तो एक बार रह जाएगा और डी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कहलाएगा समेशन, ये कहलाएगा एफ डी स्क्वायर एक्स, और इसकी जब जोड़ करेंगे तो ये कहलाएगी समेशन एफ डी स्क्वायर एक्स, जो कि 4500 है, 4500 है। इस तरह से हमने ये पूरी कैलकुलेशन कर दी। जो जो सूत्र में हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेशन कर दी। सूत्र में हमें क्या चाहिए, समेशन एफ डी स्क्वायर एक्स चाहिए, ये है हमें प्राप्त हो गया 4500। हमें चाहिए n, ये हमारे पास में 30 n है। एक और चाहिए हमें समेशन एफ डी एक्स, जो कि हमारे पास में +50 के रूप में उपलब्ध है। अब हम क्या करेंगे कि इस सूत्र में ये संख्याएं रख देंगे। समेशन एफ डी स्क्वायर एक्स 4500 बटे n 30 माइनस समेशन एफ डी एक्स 50 बटे n 30 का होल स्क्वायर और अंडर रूट, इस तरह से हम लिख देंगे। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसको स्क्वायर करके 50 को स्क्वायर करके 50 को 50 से गुणा करके उसमें भाग देंगे 30 को 30 से गुणा करके, जो आएगा इसको सॉल्यूशन करने पर 25 बटे 9 आ जाएगा। और 25 में 9 का भाग देने पर आ रहा है 2.777, 2.78 भी लिख सकते हैं इसको। और 4500 में 30 का भाग देंगे तो 150 आ रहा है। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। 150 में से 2.278 या 2.777 भी लिख सकते हैं। तो इसको जब हम निकालेंगे तो 147.222 आ रहा है। अब इसका यदि रूट निकालते हैं तो 12.13 आएगा। और आप देखिए प्रत्यक्ष विधि में भी 12.13 आ रहा था, ये यहाँ पे है 12.13। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रमाप विचलन का गुणांक ज्ञात कर लेंगे। गुणांक ज्ञात करने के लिए प्रमाप विचलन बटे समांतर माध्य होता है, और समांतर माध्य ज्ञात करने का जो लघु रीति में सूत्र होता है वो है कल्पित माध्य प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन। तो कल्पित माध्य हमारा 25 था, मन से जो माना था वो 25 प्लस 50 बटे 30। तो 50 में 30 का भाग दिया तो आ गया 1.67, और 25 में इसको जोड़ा तो ये हो गया 26.67, जो पहले भी आपने जो निकाला प्रत्यक्ष विधि में उसके बराबर ही है। आप चेक करके देख सकते हैं, ये देखिए। और फिर हम क्या करेंगे, इसमें 12.13 में 26.67 का भाग देंगे तो 0.454 उत्तर आ जाएगा। ये तो हमारा प्रमाप विचलन है, और ये हमारा प्रमाप विचलन और ये प्रमाप विचलन गुणांक। इस तरह से हमने प्रत्यक्ष विधि और लघु विधि द्वारा सतत श्रेणी में प्रत्यक्ष प्रमाप विचलन कैसे ज्ञात किया जाता है इसके बारे में जाना। मुझे उम्मीद है कि आप इसको भली भांति समझ चुके होंगे। आपको समझ में नहीं आता तो एक बार फिर से देखें इस वीडियो को, 1 या 2 3 बार, जितने आपको मर्जी उतने बार देख के इसको अच्छी तरह से समझें, पढ़ें और इस तरह के उदाहरणों को अपने स्तर पर हल करें। धन्यवाद।